बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज अल्लाह का नाम लेकर हम चैप्टर नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। मैं दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक हर चीज़ इंतहाई आसान है। ये अल्लाह ताला की तरफ से है। मुझे नॉर्मली जो भी पेपर मिलता है वो पेपर होता ही आसान है, और ये इंशाल्लाह आप पढ़ के देख लीजिएगा। जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है, मैं जो कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वही होता है। ऐसी बात ये नहीं मैं कह रहा जो मैं बोलता हूँ वो होता है। मैंने कहा जो हकीकत होती है वो बयान करता हूँ मैं हमेशा। तो हकीकत ये है कि ये पेपर वाकई ही बहुत आसान है। हाँ, एक चीज़ तंग करेगी, वो मैं बार बार बता चुका हूँ, वो है लेंथ। बार बार चीज़ें रिपीट होंगी। इसमें एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो रेपिटेशन है वो रेपिटेशन एक जगह पर अगर एक है तो दूसरी जगह पर भी वही रहेगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये सबसे पहला एडवांटेज है। और दूसरा तकलीफ दे पहलू ये है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तादाद बहुत ज़्यादा है। जो बच्चा रोज़ाना की बुनियाद पर इन कंटेंट को रोज़ाना इस तरह याद करे कि उंगली पर उसको याद हो, तो इंशाल्लाह उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये उस बच्चे के लिए है जो लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली पढ़ता है। जिसको रट्टा लगाने की आदत है, मैं उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन बच्चे वो बहुत तंग होगा। ये बातें हमारे 2 दिन का मजमूआ है। मैंने चंद 2 सेकंड 3 सेकंड 10 सेकंड में ये बात दोबारा दोहरा दी है। मैं चैप्टर का आगाज़ करने जा रहा हूँ। चैप्टर के अंदर क्या चीज़ है, हमें जो मेरी तरतीब है पढ़ाने की, जो मुझसे पढ़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैं पहले चैप्टर का ओवरव्यू देता हूँ। एक दफ़ा चैप्टर को हम ग्रिप में करते हैं। चैप्टर ग्रिप में आ जाए फिर हम इंशाल्लाह किताब की तरफ जाएंगे, फिर हम किताब भी पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर हम थ्योरी भी पढ़ना शुरू करेंगे। और अगर इसी तरह की ग्रिप्स आपके कंट्रोल में है तो इंशाल्लाह किसी किस्म के कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, और घर जाके आप इसको कम से कम 1 मरतबा दोहराएंगे। मैं आपको एक पास करने का कुलिया बता सकता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो। अपने नज़दीक तरीन कोई ऐसा स्टूडेंट पकड़ ले जो आपको लगता है कि वो डाटा में वीक है या उसको ट्यूशन की ज़रूरत है, आप पढ़ाना शुरू कर दें। मेरा दावा है ऐसी एक्सपर्टीज़ आएगी आपके पास, आप सोच भी नहीं सकते। और ना भी पढ़े मजबूर पढ़ा दो, पढ़ उसको जो है वो ज़बरदस्ती पढ़ाएं। और भाई जो पढ़ रहे हो वो तो पढ़ा दो ना, है शहजादे। ये याद रखो, पढ़ने की सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है, जो पढ़ा है उसे पढ़ाओ, नहीं को पढ़ता जानबूझ कर पढ़ाओ, मार कर पढ़ाओ। ओके जी, तो ये बच्चे बात कर भाई, बस 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 शोर नहीं। रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस। आइए बच्चे चैप्टर के आगाज की तरफ चलते हैं। चैप्टर के अंदर 5 चीजें हैं टोटल, लेकिन ये 3 चीजों का चूंकि आपस में एक गहरा रबत है, इसलिए हम सबसे पहले इनके डिफरेंसेस को पढ़ेंगे कि डाटा किस चीज़ का नाम है। आलमोस्ट आप में से हर बंदे को पता है डाटा किस बला का नाम है। मैं दोबारा आपके साथ दोहराऊंगा, दोबारा कुछ चीज़ों को शेयर करूंगा, दोबारा कुछ चीज़ें आपके साथ इन्फॉर्म करूंगा आपको, ताकि चीज़ें दोबारा दोहराई जाएँ। चैप्टर नंबर 5 ऑफ PRC 5 में आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। बच्चे नो डाउट यहाँ ये वाली कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमने कहा था कि डाटा इज कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, ये कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हमारे लिए यहाँ डाटा और इंफॉर्मेशन सेम है। ये बात आपको वहाँ पर पढ़ाई जा चुकी है कि डाटा और इंफॉर्मेशन में कभी फ़र्क नहीं होता एक्सेप्ट यूज़, उसके इस्तेमाल का फ़र्क होता है। इस पूरे आपके कैप 03 के अंदर डाटा और इंफॉर्मेशन के डिफरेंस का कोई कॉन्सेप्ट एग्जाम में डिस्कस नहीं होना, इतना सा भी नहीं होना। इसलिए यहां लफ्ज सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डाटा। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, चाहे वो डाटा समझ ले चाहे इंफॉर्मेशन कंसीडर कर ले, है वो एक ही चीज। ऑल ऑफ यू, सादा लफ्जों में इंफॉर्मेशन है। अब बच्चे एग्जाम की तरफ और अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि डाटा की अहमियत क्या है, इसका हमारे इस काम से क्या कंसर्न है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमको इसके पढ़ने का क्या फ़ायदा हासिल होगा। इसके बेशुमार मसाइल आपके सामने रख रहा हूँ, उसको जहन में रखना है। मेरे एक चीज़ है बिजनेस एक्टिविटीज़। हम कुछ भी कर रहे हो, मकसद का कारोबार करना है ना। हम कोई भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोगों ने बिजनेस फंक्शन पढ़े हुए हैं, सेल, परचेज, अकाउंट्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे बिजनेस फंक्शन हैं। लेकिन बच्चे को एक बात बताइए, क्या इनमें से कोई भी फंक्शन डाटा के बगैर चल सकता है? पहली एग्जांपल, आप एक अकाउंटेंट हैं,
और आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में आज पहले दिन आज की सेल और परचेज लिखनी है, बज़ाहिर एक्टिविटी क्या है? यू आर एंटरिंग द डाटा, या आप कहते हैं यू आर परफॉर्मिंग अ ट्रांजैक्शन। तो आपकी अकाउंटिंग इसे ट्रांजैक्शन कहती है, लेकिन मेरा आईटी कहता है ये क्या है? डाटा। आईटी का कहता है ये है डाटा। आपने एक वोचर लिखा, आपने एक वोचर बनाया, उस वोचर के अंदर आपने सब कुछ लिख दिया, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, कस्टमर का आईडी, कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, यूनिट। मैं कुछ लिख नहीं रहा, सिर्फ समझा रहा हूं। ये आपने एक वोचर बनाया, इस वोचर की एक कॉपी आपने ऑर्गेनाइजेशन में रख ली, एक कॉपी कस्टमर को दे दी। मुझे बताओ, अगर मैं एक्टिविटी के लिहाज से बात करूं तो एक्टिविटी के लिहाज से आप कह रहे हैं ये एक इनवॉइस है। अगर मैं बिजनेस के एंगल से पढ़ूं तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इनवॉइस है। मैं बिजनेस के एंगल से पढ़ूं तो ये एक ट्रांजैक्शन है। मैं आईटी के एंगल से पढ़ूं तो ये डाटा कलेक्शन है। इज इट राइट? तो याद रखिए, जब भी किसी इदारे में कोई भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म होती है, हकीकत में उसके अगेंस्ट डाटा जनरेट करना पड़ता है। इससे आप डाटा की इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप मिसालों को बढ़ाते जाएं। मैं आपसे कहता हूं यू आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अकाउंटिंग का जुमला है ना, वी आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन हकीकत में अगर मैं आईटी के एंगल से देखूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ क्या है? डाटा। मैं आपसे कहता हूं एक तरफ एसेट लिखे हुए हैं, एक तरफ लायबिलिटी लिखी हुई है, मेरे पास करंट एसेट लिखे हुए हैं, नॉन करंट एसेट लिखे हुए हैं, करंट लायबिलिटी लिखी हुई है, नॉन करंट लायबिलिटी लिखी हुई है। ये अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है, लेकिन देखा जाए तो वहां पर आपकी इंफॉर्मेशन या डाटा लिखा हुआ है कि ये वाली इंफॉर्मेशन से आपको अंदाजा हो रहा है कि मेरे पास कितने एक साल के लिए एसेट हैं और कितने मेरे पास एक साल से ज्यादा के लिए एसेट्स हैं, कितनी जिम्मेदारियां मुझे इसी साल अदा करनी है। चैप्टर नंबर 4 ऑफ पीआरसी 5 आपने वहां पर पढ़ा था, शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। आपने बैंक से उधार लिया हुआ था, बैंक का उधार वापस करना है। मैं अगर बिजनेस के एंगल से पढ़ूं तो ये क्या है? ये तो लोन है। लेकिन अगर मैं आईटी के एंगल से पढ़ूं तो ये डाटा है ना, वहां पर रकम लिखी हुई है ना कि ये वाली रकम है, हर महीने इतनी इतनी रकम मुझे वापस अदा करनी है। तो यहां से आप अंदाजा लगाइए कि एवरी बिजनेस एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन डाटा। दुनिया की कोई भी ऐसी एक्टिविटी आप उठा के मेरे सामने ले आए, उसकी बिहाइंड क्या चीज चल रही होगी? डाटा। तो डाटा एक बेस है, डाटा बुनियाद है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी की, डाटा बुनियाद है किसी भी काम की। ये सबसे अहम तरीन चीज़ है। आइए एग्जाम्पलों का एक अंबार लग सकते हैं। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि एग्जामिनर को, जब आप भी एग्जामिनर आपसे ये कहे कि एक्सप्लेन व्हाट इज डाटा, एक्सप्लेन द टर्म डाटा, तो आप उसको अंबार लगा सकते हैं एग्जाम्पलों के। और एग्जाम्पल हमेशा आपने अपनी अकाउंटिंग से लेनी है, कोशिश करनी है, अनटिल अनलेस कि वो आपको एग्जैक्टली कोई यू कैन से इंडस्ट्री का डाटा ना दे दे। अगर इंडस्ट्री का डाटा नहीं देता तो फिर आपने पूरी कोशिश करनी है अपनी अकाउंटिंग से उसकी मिसाल उसको निकाल के दिखा दें। आपका लेजर डाटा है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाटा है, आपकी ट्रायल बैलेंस क्या है? डाटा है, आपकी डे बुक्स में क्या लिखा हुआ है? डाटा, आपकी ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है? डाटा। कितनी एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है जी बच्चे? एक कस्टमर दराज पे जाके कोई चीज खरीदता है, सबसे पहले वो क्या चीज व्यू करता है? प्रोडक्ट व्यू करता है ना। तो प्रोडक्ट की तस्वीर डाटा नहीं है, क्योंकि डाटा की अभी आज हालतें पढ़ेंगे हम। तस्वीर को भी डाटा होता है, टेक्स्ट को भी डाटा कहते हैं, ग्राफ को भी डाटा ही कहते हैं, वीडियो को भी डाटा ही कहते हैं, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को भी डाटा ही कहेंगे हम इंशाल्लाह। लेकिन फिर हम उसको कैटेगराइज करेंगे आज, क्योंकि उसको कहाँ कैटेगराइज करना है। बातें समझ में आ रही बट आसानी से? थिंग्स आर वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू एक्सप्लेन, बट वेरी डिफिकल्ट टू राइट। राइटिंग से मुराद ये नहीं है कि ये लिखना मुश्किल है, राइटिंग से मुराद है हमें लिखने की आदत नहीं है। बस ये प्रैक्टिस आपने करनी है। ये प्रैक्टिस मैं क्लास में नहीं करा सकता, बाकी इंशाल्लाह हर काम क्लास में होगा। सवाल करना, सवाल का आंसर निकालना, लेकिन यहाँ हर बात जुबानी कलामी होगी। प्रैक्टिकल काम आप ही ने करना है और एग्जाम में प्रैक्टिकल चाहिए। हाथ से लिखने वाला काम एग्जाम में नहीं, लिखने वाला काम एग्जाम में होगा और यहाँ क्लास में वो काम परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ऑल ऑफ यू।
जी बच्चे, हम वापस आ रहे थे तो हमारे पास कंटेंट की बात चल रही थी कि कस्टमर दराज पे गया और दराज पे जाके उसने एक प्रोडक्ट को व्यू किया। अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं कहता हूं वेबसाइट साइटिंग हो रही है। क्या हो रही है? वेबसाइट साइटिंग, यानी कोई बंदा वेबसाइट को देख रहा है, ये बिजनेस एक्टिविटी है। लेकिन अगर मैं आईटी के एंगल से देखूं तो समबॉडी इज ट्राइंग टू कलेक्ट द डाटा, तो डाटा कलेक्शन हो रही है, लोग देख रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक कस्टमर बैठ के ऑर्डर जनरेट करने के लिए यूं क्लिक करता है। जब आप क्लिक करते हैं, बताइए डाटा जनरेट होता है कि नहीं होता? उस क्लिक पे लिखा होता है कंफर्मेशन ऑफ द डाटा या ऑर्डर। आपने ऑर्डर पे क्लिक किया, पीछे सॉफ्टवेयर ने डाटा क्रिएट कर दिया कि एक कस्टमर ये चीज बाय करना चाहता है, और उसके फौरन बाद वो आपसे कहता है एंटर योर एड्रेस, एंटर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप अपना नाम लिखते हैं, आप उस पर अपना एड्रेस लिखते हैं, अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं, अपना फ़ोन नंबर लिखते हैं। मुझे बताइए क्या डाटा एंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो बज़ाहिर आपकी बिजनेस एक्टिविटी में सेल हो रही है, ये बिजनेस की एक्टिविटी में क्या हो रही है? सेल। लेकिन बिहाइंड द स्टोरी आप काम किस पे कर रहे हैं? डाटा के ऊपर। योर नेम इज डाटा, योर एड्रेस इज डाटा, योर फोन नंबर इज डाटा, योर ईमेल नेम इज डाटा। एंड वंस यू कंप्लीट इट, तो अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो आपसे फिर ऑनलाइन पेमेंट की मालूमात मांगता है और आपको ऑप्शन देता है विच बैंक, वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, कौन सा कार्ड है। आपने वीजा पे क्लिक किया, डाटा जनरेट होगा कि नहीं होगा? उसके बाद वो आपसे कहता है एक्सपायरी डेट बताइए और इसकी कोई जो आगाज़ की इंफॉर्मेशन दे दे आपके को। उसके कार्ड के लिए 3 डिजिट कोड होता है या 4 डिजिट कोड होता है, कटा वो एंटर कर दें। मुझे बताइए कि डाटा एंट्री हो रही कि नहीं हो रही? तो ये दो चीज़ें अलग-अलग नहीं है, ये बात ज़हन नशीन रखनी है। इसी वजह से आप डाटा की अहमियत को उजागर कर रहे हैं कि ये डाटा किस बला का नाम है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। डाटा मीन यू आर परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटी, you are performing purchasing activity, you are performing selling activity, you are performing accounting activity, you are performing marketing activity, but behind every activity there is what? Data। और डाटा के साथ आपने बहुत सारे काम पढ़ लिए हुए हैं। या आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, या आप डाटा प्रोसेस कर रहे होते हैं, या आप डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, या आप डाटा रीयूज कर रहे होते हैं। कोई ना कोई एक्टिविटी आप जरूर परफॉर्म कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू डाटा। ऑल ऑफ यू। अगर मैं वापस चला जाऊं तो ये सब बातें आपने आज से जब भी पीआरसी पढ़ा है, ये सब बातें आपने पढ़ी हुई हैं। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर to collect, process, store and reuse data for the purpose of business planning, controlling, coordination and, तो हमने वहां भी ये पढ़ा था कि ये डाटा की कलेक्शन बिजनेस की प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है, सॉरी बिजनेस की प्लानिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ये डाटा की कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग बिजनेस की डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ऑल ऑफ यू। तो यहां पर हमने ये पहला कंटेंट पढ़ा है, ये दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डाटा। व्हाट इज द राइट यूज ऑफ द डाटा, व्हाई डाटा इज इंपॉर्टेंट। इस तरह के सब सवालों का जवाब आपके सामने है। ऑल ऑफ यू। व्हाट इज डाटा, what is the benefit of the data, why do we use data, what are the main benefits of the data। अब आप ये सारी बातें बड़ी आसानी बता सकते हैं। मैंने एक जुमले में इसको कंक्लूड किया है, बिहाइंड एवरी बिजनेस एक्टिविटी देयर इज अ ऑपरेशन ऑफ डाटा। उसके पीछे डाटा ऑपरेशन है। या आप कलेक्शन कर रहे हैं, या आप डिलीट कर रहे हैं, या आप मॉडिफाई कर रहे हैं, या आप प्रोसेस कर रहे हैं, या आप प्रिंट कर रहे हैं, या आप व्यू कर रहे हैं, कोई ना कोई काम आप जरूर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डाटा। ऑल ऑफ यू। ये तो बच्चे थी बुनियाद। अब चलते हैं बच्चे इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर ये 3 चीजें हैं, पहले हम इनको जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इनको कैटेगराइज कर लें, ताकि हमारे पास इनकी कैटेगराइजेशन की मालूमात वाज़े तौर पर हमारे सामने आ जाए। जी बच्चे 3 मेजर चीजें हैं, टोटल चैप्टर में 5 चीजें हैं, वो आखिरी 2 चीजों को इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे। ये चीजें आपस में लिंक करती हैं, कंफ्यूज करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम डाटा की टाइप्स पढ़ते हैं तो मेरे दिमाग में बीइंग अ स्टूडेंट क्या आना चाहिए? तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि डाटा टाइप एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ डाटा को। किसको बच्चे? नेचर ऑफ डाटा। ऑल ऑफ यू। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, अगर टाइप्स ऑफ डाटा का सवाल सॉल्व कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ डाटा को पढ़ रहा हूं, तो मेरे ब्रेन में क्या चीज सामने आनी चाहिए? मैं डाटा की नेचर को पढ़ रहा हूं। ऑल ऑफ यू।
लेकिन बच्चे जब मैं कैटेगरीज की बात करूंगा तो यहां नेचर की बजाय फॉर्मेट का जिक्र आएगा। किसका जिक्र? फॉर्मेट। क्या फर्क होता है भाई दोनों में? फॉर्मेट होता है जाहिरी शक्ल, सुन रहे बात? फॉर्मेट क्या होता है? जाहिरी शक्ल, यानी डाटा दिखने में कैसा आएगा। और जब हम बात कर रहे होते हैं नेचर की, तो ये डाटा की हकीकत बयान कर रहा होता है। क्या बयान कर रहा होता है? हकीकत के। ये हकीकी तौर पर डाटा कैसा है? बड़े हकीकी तौर पर हमारे पास दो तरह का डाटा है। एक डाटा को हम कहते हैं क्वालिटेटिव और एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। ऑल ऑफ यू, हमारे पास डाटा की बुनियादी शक्लें दो हैं। डाटा टाइप्स दो तरह के डाटा को प्रेजेंट करता है, क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा। सादा लफ्जों में, बिल्कुल सादी सी बात, क्वालिटेटिव डाटा टेक्स्ट डाटा को कहते हैं जिसमें न्यूमेरिक्स नहीं होते, जिसमें न्यूमेरिक्स नहीं होते। मैं ये कह सकता हूं टेक्स्ट डाटा विदाउट न्यूमेरिकल डाटा या विदाउट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। मैंने दो कंटेंट लिखे हैं, टेक्स्ट डाटा एंड नो न्यूमेरिकल डाटा। ये मेरा पहला कंटेंट है। बच्चे ये समझने का तरीका है। मैं अभी किताब भी पढ़ाऊंगा, मैंने दोनों काम करने हैं। मैंने आपसे दरखास्त की है कि मेरी जिम्मेदारी हर बच्चे को पढ़ाना है। जिसने रट्टा मारना है मैंने उसको भी पढ़ाना है, जिसने लॉजिक बना के पढ़नी है, जिसको लॉजिक डेवलप करनी आती है, वो इस पे आराम से अपना पैराग्राफ बना सकता है। एग्जाम्पल मैं साथ साथ दे रहा हूँ, एग्जाम्पल किताब में भी लिखी हुई हैं। और जो अनफॉर्चुनेटली इसका आदी नहीं है उसके लिए भी मैं किताब भी पढ़ूंगा, ताकि ये काम साथ साथ कंप्लीट हो जाए, दोनों स्टूडेंट साथ साथ चल जाएंगे। जी, क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होता है? ऐसा डाटा जो टेक्स्ट फॉर्म में होता है, ABCDEF या इस तरह की इंफॉर्मेशन में मौजूद होता है और इसमें न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन शामिल नहीं होती। जबकि बच्चे क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, आपने यहां ये नहीं लिखना नो टेक्स्ट, ये बात यहां नहीं लिखनी, बस ये इसकी हद है। बस किसी चीज को उसकी हद में लिखना है, उससे ज्यादा नहीं जाना, वरना आप फंस जाएंगे। ऑल ऑफ यू, आइए अब मैं आपके सामने मिसाल रखता हूं, आपने मिसाल देनी है, आपने मुझे एग्जाम्पल देनी है। एग्जाम्पल, प्रोडक्ट क्वांटिटी, द क्वांटिटी इज 25, विच वन या विच डाटा इज न्यूमेरिकल एंड विच इज नॉन न्यूमेरिकल? जी, दिस इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन या डाटा एंड दिस इज क्वांटिटेटिव। इसका मकसद दोनों के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। मैंने खाली 25 लिखा हो तो किसी को पता नहीं 25 क्यों लिखा हुआ है। ये 25 लोगों का जिक्र है, ये 25 जो है वो कोई प्रोडक्ट है, ये 25 रोल नंबर है, ये क्या चीज है 25? अगर मैं इसमें से ये मिटा दूं और अगर मैं ये मिटा दूं तो क्वांटिटी क्या है? कुछ भी नहीं है, आगे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मकसद है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो टाइप्स ऑफ डाटा हकीकत में नेचर को प्रेजेंट करता है कि डाटा की नेचर क्या है। एक की नेचर न्यूमेरिकल है, एक की नेचर कैरेक्टर्स है। एक की नेचर न्यूमेरिकल है, एक की है जो है आपके पास कैरेक्टर्स हैं। ऑल ऑफ यू, बड़े अभी ये बस ज़हन नशीन रखिए कि हम सारा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ चैप्टर का ओवरव्यू ले रहे हैं। अभी हम डिटेल में जाएंगे, इसके एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे, इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। क्योंकि एग्जाम में जब सवाल सॉल्व किया जाता है तो फिर सवाल सॉल्व करने की तरतीब होती है। ये हमारा बुनियादी कॉन्सेप्ट है। अगर ये मजबूत होगा तो इंशाल्लाह बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं भाई? ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। एक कंटेंट कंप्लीट हो गया बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। टाइप्स ऑफ डाटा क्या होता है, आज के बाद हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी बच्चे, कैटेगरीज ऑफ द डाटा ऑलवेज प्रेजेंट द फॉर्मेट। बड़े इसके फॉर्मेट में 3 तरह का डाटा आता है, स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा,
एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। इसमें हमारे पास 3 तरह का डाटा होता है, स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। अब ये डाटा की नेचर को प्रेजेंट नहीं करेगा बच्चे, आई एम सॉरी, ये डाटा की नेचर को प्रेजेंट नहीं करेगा, ये डाटा की फॉर्मेशन को प्रेजेंट करेगा। आप लोग जब अपना अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर टी अकाउंट बनाते हैं तो टी अकाउंट फॉर्मेट है ना, उस टी अकाउंट में बाद में आप डाटा एंटर करते हैं, अकाउंट का फॉर्मेट पहले बनाते हैं, ऐसे है बच्चे। इसी तरह आपका बैलेंस शीट का भी एक आपके पास फॉर्मेट है, आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी एक फॉर्मेट है, आपके पास अपनी कैश बुक बनाने का भी एक फॉर्मेट है, आपके पास हर चीज का फॉर्मेट है। इवन दो आपका लेजर बनाने का फॉर्मेट अलग है, आपका डे बुक बनाने का फॉर्मेट अलग है, ऐसे बटे वो सारे के सारे क्या हैं, वो फॉर्मेट है कि डाटा को किस तरह से प्रेजेंट करना है। फॉर्मेट क्या करता है, प्रेजेंट, इसलिए मैंने यहां लिखा है जाहिरी हालत, कि वो जाहिरी तौर पर कैसा नजर आएगा, इससे हम कैटेगरीज ऑफ डाटा कहते हैं। मैं सिर्फ इसके साथ स्टेरिंग लगा रहा हूं, एग्जाम में सबसे ज्यादा यही इसी के आने का चांस होता है। चांस की बात कर रहा हूं, प्लीज अल्लाह ना करे ये आ जाए तो मुझे गालियां नहीं देनी कि सर ने एक आधा ये आ गया है। मैंने चांस की बात की है, ज्यादा चांस इसी का होता है, चूंकि आप में ये वाला काम आप चैप्टर 9th 10th क्लास में पढ़ के आए होते, ये नहीं पढ़ के आए होते 9th 10th में, आप ये पढ़ा होता है आपने जी। मेरे स्ट्रक्चर डाटा को हमने आई कैप के पेपर के मुताबिक कैसे याद करना है। अब मेरी क्लास में, मेरे जहन में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं नहीं होनी चाहिए, अब मेरे जहन में सिर्फ आई कैप होना चाहिए। मैंने आई कैप का पेपर पास करना है, मुझे आई कैप का पेपर पास करने के लिए इसको कैसे प्रेजेंट करना है, तो याद रखिए स्ट्रक्चर डाटा उस डाटा को कहते हैं जिसका फॉर्मेट फिक्स होता है और पूरी दुनिया में एक जैसा होता है, उसमें कभी कोई तब्दीली किसी दुनिया में दूसरी जगह नहीं हो सकती। उसे राइस प्रिपेयर करेगा तो राइस भी वैसे बनाएगा, उसे दुनिया की कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कोई इंस्टीट्यूट बनाएगा तो वैसे ही बनाएगा। द बेस्ट एग्जाम्पल इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट एक है पूरी दुनिया में जहां भी बने। IFRS इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स है। अगर आप IFRS के मुताबिक किसी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो IFRS का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। एवरी पर्सन, वो पाकिस्तान में बैठा हो, वो पर्सन यूके में बैठा हो, वो IFRS के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है तो फिर IFRS के एक स्टैंडर्ड के मुताबिक उसी तरह रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर डाटा, उस डाटा को कहते हैं जिसका फॉर्मेट फिक्स होता है। इसके भी बहुत सारे कंटेंट पढ़ने वाले हैं, मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, अभी हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। अभी इसमें क्या क्या लफ्ज आएंगे जब हम पढ़ेंगे तो मैं बाकायदा अंडरलाइन कराऊंगा। और मैंने कल भी बताया था एग्जाम का तरीकाकार क्या है, आपके पास हिट पॉइंट्स होने चाहिए, याद है ना ये बात। और हिट पॉइंट्स क्या है, वो बुनियादी पॉइंट्स जिनको आप एक्सप्लेन करें अपने पैराग्राफ के अंदर तो इंशाल्लाह नंबर मिलेंगे। वो जहां जहां एग्जाम में पढ़ता रहेगा नंबर देता रहेगा। ये उनमें से एक है अभी फिलहाल, एक, ये तकरीबन 5 है इसके अंदर, अभी फिलहाल एक याद रखिए जी बच्चे। इसका उल्टा क्या होगा, स्ट्रक्चर का रिवर्स क्या होता है, वाइस वर्सा क्या होगा, अनस्ट्रक्चर। तो आपने कहना है नो फिक्स फॉर्मेट, ये डाटा किसी भी हालत में हो सकता है। नो फिक्स्ड फॉर्मेट, देखिए एक याद किया दूसरा खुद ब खुद निकल आया। द लास्ट वन सेमी, सेमी क्या होगा, हाइब्रिड, जिसमें दोनों चीजें मौजूद हैं। उसमें एक ही वक्त में स्ट्रक्चर्ड भी होगा और एक ही वक्त में अनस्ट्रक्चर्ड भी होगा। अगर खाली स्ट्रक्चर्ड हो तो आप ये नहीं कहेंगे सेमी है, वो फिर खाली स्ट्रक्चर्ड कहलाएगा। अगर सिर्फ अनस्ट्रक्चर्ड है तो अनस्ट्रक्चर्ड ही कहलाएगा। लेकिन एक ही वक्त में डाटा के अंदर स्ट्रक्चर्ड चीजें भी हैं और अनस्ट्रक्चर्ड भी हैं। आपके ख्याल में दुनिया में सबसे ज्यादा डाटा कौन सा इस्तेमाल होता है, सेमी, क्योंकि उसके बगैर गुजारा ही नहीं है बच्चे। ये कैसे मुमकिन है कि सारे ही फॉर्मेट पे हो और ये कैसे मुमकिन है सारे ही अनफॉर्मेटेड हो। इन दोनों के साथ कुछ ना कुछ, अभी मैं एग्जांपल नहीं दे रहा बच्चे, चूंकि मैंने अभी बताया मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी हम चैप्टर की बुनियादियात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा।
combination of structured and unstructured data। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं, कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी, कोई वहम? चलो अल्लाह का शुक्र है। These are the basics of the content. Now the last one, source। मेरे सोर्स से मुराद है how to get that data, वो डाटा हासिल कैसे किया जाएगा। अब तीनों का फर्क समझ में आ गया भाई। बुनियादी तौर पर जब डाटा की नेचर को प्रेजेंट किया जाएगा, टाइप्स ऑफ डाटा। जब डाटा की जाहिरी शक्ल सूरत को प्रेजेंट किया जाएगा, कैटेगरीज ऑफ द डाटा। और जब डाटा की वसूली का अंदाज प्रेजेंट किया जाएगा कि डाटा कहां से आया, तो हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ डाटा। देयर आर टू मेजर सोर्सेज। बड़े इन दो मेजर सोर्सेज का नाम कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ, ये मैं बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी, मैं खुद कर रहा हूं ये काम। किताब ने 4 इकट्ठे दिए हुए हैं, लेकिन एक मजबूरी है, आपको पढ़ने का खास अंदाज पता होना चाहिए। जब वो ये वाला यूनिट पूछेगा तो इसकी बात नहीं करेगा, चूंकि दोनों कंफ्यूजिंग है। इसको पढ़ते तो ये लगता है, इसको पढ़ते तो ये लगता है, इसलिए वो एक वक्त में एक ही पूछेगा आपसे, दोनों को कंबाइन नहीं करेगा। याद कीजिए PRC 1 PRC 5 के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको कंटेंट पढ़ाए थे, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। मैंने आपसे कहा था ये चारों आप आगे जाके फ्यूचर में पढ़ेंगे, ये सारे एक ही हैं। लेकिन वहां विजन और मिशन अलग था, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव उसे पता है कि अभी आप इसको मैनेज नहीं कर सकते, आपके पास वो लेवल नहीं है। यहां भी ऐसा ही है, ये काम प्योरली कंप्यूटर साइंटिस्ट का है, वो इसके बारे में बातें कर सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं है। इसलिए उसने इन दोनों को कैटेगराइज करके रखा हुआ है। जब वो ये ग्रुप पूछेगा तो इस ग्रुप की बात नहीं करेगा, जब ये ग्रुप पूछेगा तो इसकी बात नहीं करेगा। हाँ, मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अगर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए कि मैं तो बता दूंगा, मुझे तो याद है। आप अगर उसे कंफ्यूज होंगे तो आपने उसके बाद उस बात को खत्म कर देना, आपने कहना बस ये अलग पढ़ना, ये अलग पढ़ना है। फाइन, बता मैं जरूर दूंगा जब ये टॉपिक आएगा। जी बच्चे, हमारे पास स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, सॉरी, ए कैटेगरी में और बी कैटेगरी में एक ही चीज है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एंड, मेरा ख्याल है इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी भाई, कौन सा डाटा इंटरनल होगा? जो कंपनी के इनसाइड जनरेट होगा। सुन रहे बात? ध्यान सुन ले, ध्यान से। ये ना जो कंपनी के अंदर से आएगा, आएगा कहां से? क्या जमीन से निकलना है डाटा? आपने क्या लफ्ज़ लिखना है? दैट इज जनरेटेड बाय इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जनरेटेड, जो डाटा इनसाइड से जनरेट होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सवाल आपसे पूछ रहा हूं बच्चे, मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चे आपसे ऐसे सवाल पूछता हूं। पढ़ाया तो नहीं, आपसे पीछे एक साहब बैठे हुए हैं, वो कोने में। जी आप बच्चे ये बताइए, आप एक कंपनी के ऑडिटर हैं। आप कौन है? ऑडिटर हैं, और मेरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू कर रहे हैं। मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके लिए इंटरनल डाटा कि एक्सटर्नल? और मैं उनसे पूछ रहा हूं, आपसे नहीं पूछ रहा। हाँ जी भाई, एक्सटर्नल। क्यों बेटे? इसलिए कि वो आपकी फर्म ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया, लेकिन मेरे लिए वो डाटा कौन सा है? अब देखिए बच्चे, सवाल तब्दील हो जाएगा। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑडिटर, that same report is external data for the auditor, and that same data is internal if my organization is preparing that financial statement। ये बात समझ आई बच्चे? किसी को एम्बिग्युइटी तो नहीं इसके अंदर ही? तो याद रखना है, एग्जामिनर इस तरह की हरकतें करता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर कि एक ही रिपोर्ट है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, वहां इंटरनल यहां एक्सटर्नल? ऐसा नहीं है, उसको देखने का अंदाज है आपका। अगर आप उसको एक्सटर्नल ऑडिटर के अंदाज से व्यू कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल डाटा होगा। तो क्यों मुझे पता लगा? इसलिए कि वो एक्सटर्नल ऑडिटर की कंपनी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, उसको जनरेट नहीं किया। लेकिन ये तो मेरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, मैंने प्रिपेयर की है, मेरे इदारे के लोगों ने प्रिपेयर की है, ये इसलिए मेरा कौन सा डाटा है? इंटरनल। कैन यू मेक द डिफरेंस इजीली? वेरी गुड। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाटा का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? जनरेटेड बाय इनसाइड, जनरेटेड बाय आउटसाइड। ऑल ऑफ यू,
चैप्टर तो आज ही मुक गया यार, नहीं मौका नहीं है। समझ कि चैप्टर की बुनियादियात आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारी देख ली जी जनाब। नेक्स्ट वन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जी बच्चे यहाँ दोनों का अब मैं फर्क लिख सकता हूं। यहां किस चीज को फोकस करना था जी? डाटा जनरेट किसने किया? यहां फोकस करना है यूज को। किसको फोकस करना है? यूज को। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कौन सा डाटा कहां इस्तेमाल हुआ है? यूज। मैंने प्राइमरी डाटा वो होता है जो फर्स्ट हैंड यूज होता है। व्हाट इज फर्स्ट हैंड यूज? जिस डाटा को आज से पहले कभी किसी ने इस्तेमाल ना किया हो। अब बच्चे यहां कंफ्यूजन आएगी, मैं वो कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूं। अगर किसी को लगे कि यार ये कंफ्यूजन मुझे ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है, छोड़ दे, बस वो इतना याद रखिए ये फर्स्ट हैंड डाटा है, वो ऊपर का डाटा अलग है। जी भाई याद रखिए, प्राइमरी डाटा इंटरनल भी हो सकता है और आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जब एक्सटर्नल डाटा होगा तो उसको तो कई लोगों ने यूज कर लिया होगा। ऐसा नहीं है, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च आर्टिकल लिखना चाह रही है। आपके इदारे में कोई प्रोफेशनल बंदा मौजूद नहीं है। आप मेरे पास तशरीफ लाते हैं कि सर हमें एक प्रोफेशनल और अच्छे लेवल का आर्टिकल लिख दें। मैं वो आर्टिकल सिर्फ आपके लिए लिखता हूं। आज से पहले उस आर्टिकल को ना किसी ने पढ़ा ना किसी ने लिखा। बताइए आपके लिए कौन सा यूज है? ये प्राइमरी यूज। तो याद रखिए प्राइमरी यूज में क्या लिखना है? फर्स्ट हैंड डाटा। व्हाट इज फर्स्ट हैंड डाटा? इससे पहले कभी किसी ने इसको इस्तेमाल नहीं किया। बस ये फर्स्ट हैंड, ये प्राइमरी डाटा है। अक्सर बच्चा यहां कंफ्यूज होता है कि सर हमेशा इंटरनल डाटा ही प्राइमरी हो सकता है, एक्सटर्नल डाटा तो प्राइमरी हो ही नहीं सकता, इसलिए कि वो तो सबने यूज किया होता है। अनफॉर्चुनेटली ICAP किताब ने भी ऐसी एग्जाम्पल मारी हुई है जिसकी वजह से ऐसा ही लगता है ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल। ऐसा कुछ नहीं लिखना आपने खुदा के लिए कि ये अगर आपने लिखना है तो फिर साथ एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। याद रखिए बात, इसलिए अपने आप को परेशान नहीं करना। सादी बात लिखनी है, एग्जामिनर को समझ में आ जाए। अपनी तरफ से कोई बड़ी उस्तादी एग्जाम में नहीं लगानी अनटिल अनलेस कि आप उस्ताद बन जाएं। आपको अगर काम की महारत है जरूर उस्तादी लगाएं, और अगर महारत नहीं है तो खुदा के लिए उतना लिखें जो पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। मैंने पहले दिन क्लास में एक बड़ी अहम बात बताई थी, एग्जामिनर को नहीं पता आप कितने ज़हीन हैं, एग्जामिनर को नहीं पता कि आपके दिमाग में कितना नॉलेज है। एग्जामिनर ने आपकी लिखी हुई चंद सत्रों पर आपका फैसला करना है। आपने वो सतरें, यानी सतर से मुराद है लिखना एक लाइन, वो लाइन आपने इस खूबसूरती से लिखनी है कि पढ़ने वाले को वो बात समझ में आ जाए। ये बात मैं क्लास में पहले PRC में भी कहा करता था, दोबारा कह रहा हूँ। मेरा ये जुमला हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा जब तक आप स्टूडेंट हैं, और इंशाल्लाह ज़िंदगी भर इंसान स्टूडेंट ही रहता है। तो ये बात याद रखिए, आपका पेपर चेकर आपका स्टूडेंट है। क्या जुमला बोला मैंने? पेपर चेकर इज आवर स्टूडेंट। वो क्यों? बच्चे अगर मैं एक कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूं और मैं कंटेंट पढ़ाते वक्त हर बात को हर एंगल से सादगी में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, तभी समझ में आएगी ना आपको। तो याद रखिए ICAP ने अपने टीचर से, अपने मार्कर से कहा होता है कि जब तुम किसी बच्चे का स्क्रिप्ट पढ़ो, स्क्रिप्ट क्या बच्चे? आपका आंसर। जब किसी आंसर का यानी स्क्रिप्ट पढ़ो तो ये पढ़ के देखो क्या लेमैन पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकता है। If a layman can understand that data easily, the examiner will give you marks. आपका डाटा पढ़ के एग्जामिनर को तो समझ में आ गया, लेकिन लेमैन नहीं समझ सकता, वो आपको कभी अच्छे मार्क्स नहीं देता। ये मैं आपको दावे से कहता हूँ, जिस मर्जी चार्ट अकाउंट से पूछ लें ये बात, जो लोग वहाँ इनसाइड काम करते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है, योर एग्जामिनर, योर पेपर चेकर इज योर स्टूडेंट। एक स्टूडेंट को आप जितनी खूबसूरती से, सादगी से और एग्जाम्पल देकर समझाएंगे, उतना जितना उसको समझ में आएगा और आपको दे देगा। ये बात आप रूल याद कर लीजिए, प्रोफेशनल पेपर्स में हमेशा ऐसे ही होता है। ज्यादा औखी किस्म की अंग्रेजी लिखने से नंबर नहीं मिलते, याद रखिएगा। पूरी दुनिया का कानून है। हालांकि मैं ACC को पढ़ाता हूं तो ACC में हालांकि इंग्लिश के नंबर कटते हैं, आपके पेपर में इंग्लिश के नंबर नहीं कटते,
लेकिन इसके बावजूद उसका एग्जामिनर भी यही कहता है कि आपकी अंग्रेजी 6ठी 7वीं क्लास की क्यों ना हो, लेकिन जुमला इतना सादा हो कि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। द पर्सन कैन गेट मोर मार्क्स कंपेरेटिवली टू दैट पर्सन जिसने अंग्रेजी में औखे होकर जुमले लिखे हुए लेकिन कॉन्सेप्ट सारा वीक है। ऑल ऑफ यू, तो ये बात आज के बाद याद रहेगी। हर पेपर में जहां थ्योरी लिखनी है, जहां काम करना है, इतनी डिटेल, लेकिन इतनी डिटेल भी ना हो कि पता लगे आपके वक्त ज़ाया हो रहा है। इतनी डिटेल जितनी रिक्वायर हो, सादा जुमलों में, सादा अल्फाज में अपने आप को, अपने आंसर को पढ़े एक मरतबा कि यार मैं जो लिखा है ये बात किसी को समझ में आती है। और मैंने इसलिए आपसे कहा था लिखें। आप क्या करें, अपना हाथ से कुछ लिखें, अपने छोटे भाई को, बहन को, भाई को, वालिद को, जिससे भी आपका ताल्लुक अच्छा है उसको पढ़ाएं। कि सर ये जो मैंने लिखा आपको समझ में आ रहा है, वो कहेंगे बच्चा ठीक ही लिखा है, आप पढ़ लें एक मरतबा। पढ़ने के बाद कहेंगे हाँ मुझे तो ये बात साफ समझ में आ रही है, समझ लीजिए आप पेपर के लिए तैयार होंगे। और अगर पढ़ने के बाद कहेंगे पुत्र मैंने तो कुछ समझ नहीं आ रही, तो समझ लीजिए आपका पेपर तैयार नहीं है। इतना असादगी में होना चाहिए लिखने। अब ये ना हो अब्बा जी को अंग्रेजी आती ना, अब्बा जी को अंग्रेजी पढ़े, नहीं मैं यही कह रहा हूँ। मैंने कहा है जिसको अंग्रेजी जुबान भी आती हो इतना कम से कम कर लें। अब्बा जी जो है वो, अम्मी जी जो है उनको अंग्रेजी ना आती हो, वो कहेंगे पुत्र मन तो अंग्रेजी नहीं आती, तो आपके मेरी तो तैयारी नहीं हुई। मैंने ये कहा है वो उस जुबान को जानता हो जिस जुबान में आपने लिखा है। अब ये तो नहीं है आप उर्दू में लिखे उसको पंजाबी में लिखे, ए पढ़ो ए की लिखे आया और उससे लिखे हुए ए डाटा जरा होंदा है ए ज़ाहरी तौर पर ऐदा होंदा है। अब ये तो नहीं आप लिख सकते ना भाई। तो डेफिनेटली यू हैव टू राइट इन योर एक्चुअल फॉर्मेट जो कि एग्जाम में रिक्वायर है, उसी फॉर्मेट में लिखें, अपने दोस्त को दिखाएं, अपने बहन भाई। आजकल तो माशाल्लाह हर घर में पढ़े लिखे लोग होते हैं। अगर वो लेमैन उसको पढ़ने के बाद ये कह दे कि हाँ यार ये बात समझ में आ रही है, तो समझ लीजिए कि आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान हैं। क्योंकि ये काम क्या है, ये है एक्सप्रेशन। आप हॉस्टल में बच्चे बेशुमार आप जैसे लोग बैठे होते हैं वहाँ पर, किसी को दिखा दें, आप उसका डाटा देखें, वो आपके डाटा को दिखाएं। अब आपने कोई गलत बात ना लिखी हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सही बात लिखी हो तो हर बंदा पढ़ लेगा इंशाल्लाह। हाँ जी भाई, व्हाट इज सेकेंडरी डाटा? ऑलरेडी यूज्ड, जो कई मरतबा इस्तेमाल हुआ है, कई लोगों ने इस्तेमाल किया, आपने भी इस्तेमाल किया, किसी और ने भी इस्तेमाल किया जी। सेकेंड हैंड डाटा, रेड शर्ट एग्जाम्पल दो कुछ छोटी सी खूबसूरती अपनी ऐसी। लाइक बाइक, और मैं बाइक इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहा काका, मैं डाटा की बात कर रहा हूं। तू कहां बैठा हुआ है? मैंने एग्जाम्पल मांगी है सेकेंडरी डाटा की, दोस्त की बाइक मांगने की बात नहीं की मैंने। नहीं बेटे, जी बेटे प्लीज प्लीज। फेसबुक, माशाल्लाह फेसबुक में वही डाटा मैं भी पढ़ रहा होता हूँ, वही डाटा आप भी पढ़ रहे होते हैं। वेरी गुड एग्जांपल जी। बच्चे यहाँ कौन करते हैं? सॉरी जी, वर्ड का मैप है, वन ऑफ द अनदर एग्जांपल। आप देखिए बच्चे, इस वक्त लाहौर के अंदर टेम्परेचर कितना है, इस सॉफ्टवेयर को आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कहता मैंने देख लिया बाकी किसी ने नहीं देखा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? एग्जाम्पल ऐसी दे जिस पे एग्जामिनर उंगली ना उठा सके। याद रखिए बात, ऐसी एग्जाम्पल होनी चाहिए जिस पे हो सकता है ये हो सकता है ये हो, ऐसी एग्जाम्पल कभी भी नहीं देनी। ये भी बात याद रखिएगा, इसको एम्बिगुइटी कहते हैं। याद रखिए, एम्बिगुअस एग्जाम्पल ऑलवेज क्रिएट अनदर एम्बिगुइटी। आपने कोशिश करनी है ऐसी एग्जाम्पल पुट कर दे कि जहां एग्जामिनर छोड़े कोई भी दुनिया का बंदा ये कह सके हाँ इसके अलावा ये हो ही नहीं सकता। और अल्लाह न करे याद ना आए तो फिर जो याद है फिर तो आप, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, फिर कुछ ना कुछ तो करके आना है। और एक बात कुलिया याद रखना है, कैफ का पेपर हो, सी फैफ का पेपर हो, पेपर 100 नंबर का अटेम्प्ट करके आना है बस। जो भी पेपर हो, कैफ का पैफ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 8 तक कोई भी पेपर है, ये आज के बाद कुलिया याद कर लीजिए। मैंने चंद एक कुलिया याद कराए आपको कैफ के, पूरे सीए के। पहला कुलिया, योर एग्जामिनर इज आवर स्टूडेंट, ये हमारा स्टूडेंट है, हमने उसको समझाना है। नंबर 2, हमने कहा है कि हमने कभी भी एम्बिगुअस एग्जाम्पल पुट नहीं करनी, ऑलवेज पुट द एक्यूरेट एग्जाम्पल। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली ना हो सके तो फिर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, फिर ये वाला कंटेंट हम इस्तेमाल करेंगे, उसकी वर्किंग करेंगे। और तीसरा कंटेंट मैंने बताया है, पेपर 100% करने की पूरी कोशिश करनी है।
और ये वही कर सकता है जिसको ने लिखने की आदत इंशाल्लाह डाल ली, काम करने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी और ये सारी वर्किंग करना शुरू कर दी। मैं इंशाल्लाह, वैसे तो खैर मुझे बाई कलम कहते हैं, जिसे कहते हैं आई एम सॉरी एथिकली, मुझे अपने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पब्लिशर से कि मुझे बच्चों को क्वेश्चन भी, जैसे मैंने सॉफ्ट कॉपी आपको दे दी है उसकी, कल मैंने भिजवा दी थी आपको चैप्टर नंबर 1 की सॉफ्ट कॉपी, इसी तरह मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे वॉल्यूम 2 का भी इजाज़त दे दें। तो उसने मुझे कहा कि कुछ 30% 40% आप क्वेश्चन निकाल के बच्चों को दे दें ताकि कम से कम प्रैक्टिस हो सके। अब क्योंकि मुझे मालूम है, मैं चूँकि खुद भी स्टूडेंट रहा हूँ और मेरे सामने स्टूडेंट का डाटा मेरे सामने रहता है, किताब सवालों वाली किताब जो है ना सबसे आखिरी महीने खरीदनी होती है। यानी एग्ज़ाम सर पे आया, ऐसे डेट शीट आई और एकदम से याद हुआ ये तो अभी मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की, अभी तो मैंने फ़लाँ नहीं किया, जल्दी से वॉल्यूम ढूंढ रहे होते हैं, उस वक्त जा खरीद रहे हैं। उस वक्त फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा तो ये है कि ये आज टॉपिक पढ़ा है, शाम को इसके सारे सवाल सॉल्व होना चाहिए। ये है प्रैक्टिस। अगर ये प्रैक्टिस नहीं की तो फिर पीछे क्या हो रहा होगा? डाटा जमा होता रहेगा, काम जमा होता रहेगा, और जब काम जमा हो जाता है तो फिर वो सारे काम इकट्ठे परफॉर्म करना इंतहाई मुश्किल होती है। जी बच्चे, हाँ बच्चे, उसकी ज़रूरत ये है कि प्राइमरी डाटा ऐसा डाटा होता है जिसमें आप ख़वास ये लिखेंगे कि ये डाटा चूँकि यूनिक है तो यूनिक होने की वजह से कंपैरेटिव एडवांटेज मिलता है। जो डाटा हर एक के पास होता है उस पर कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं मिलता। तो इंशाल्लाह जब तफसील पढ़ेंगे तो इसमें यही डिस्कशन हम करेंगे। ऑलरेडी यूज, या सादा लफ्ज़ में तो नहीं, ये ना लिखे, बड़ा बुरा सा लफ्ज़ है, फॉर ऑल, सबके लिए है, स्पेसिफिक नहीं है, जबकि ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है। प्राइमरी डाटा स्पेसिफिक डाटा है, किसी एक के लिए है, बाद में इस्तेमाल हो जाए तो फिर उसको प्राइमरी कहेंगे नहीं, वो तो सेकेंडरी बन जाएगा ना। तो जब तक किसी एक ने इस्तेमाल करना है और स्पेसिफिक मकसद के लिए इस्तेमाल करना है वो प्राइमरी डाटा है। जब उसे दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो फिर वो सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। ये देखिए बच्चे, मैंने इसी तरह ये इसकी पूरी कैटेगराइजेशन यूँ की हुई है। आज घर जाके आपका दिल चाहे तो ऐसे बना लें, आपका दिल चाहे तो इसके आगे लिखें, जिस तरह आपको आसानी लगती है। काम आपने करना है, मैं इंशाल्लाह ये आपको सेंड कर दूंगा। मैंने आपसे अर्ज़ की माइंड मैप मैं अलग सेंड करूंगा आपको, सारे माइंड मैप आपको, ये माइंड मैप है ना अल्टीमेटली, मेरे पास इसका जदीद अंदाज भी बना हुआ। अभी फिलहाल जब चैप्टर खत्म होगा फिर वो दिखाऊंगा आपको, बल्कि सेंड करूंगा इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल आपकी अपनी मेहनत है, आप अपनी मेहनत कैसे करते हैं, किस तरह वर्किंग करते हैं, किस तरह तैयार करते हैं। ये देखिए टाइप्स ऑफ डाटा में इसके आगे लिखेंगे, ये नेचर ऑफ डाटा को प्रेजेंट करता है, ये फॉर्मेट ऑफ डाटा को प्रेजेंट करता है, ये डाटा हासिल कैसे किया जाता है उसको प्रेजेंट करता है। ऑल ऑफ यू, बाकी दो छोटे कंटेंट और भी हैं, ये मेरा नहीं ख्याल है में शायद कभी आएंगे, लेकिन बाहर हम पढ़ेंगे ज़रूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत आसान भी हैं। शुरू करें काम जी। अब मैं थ्योरी पढ़ने जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, और इससे पहले क्या कॉन्सेप्ट दिया था? व्हाट इज द यूज ऑफ डाटा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाटा, व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन नीड डाटा। इसी तरह का कोई भी जुमला एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से उसको मैनेज करने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। जी बेटे, नहीं बेटे नहीं, थाउजेंड ऑफ पीपल के लिए स्पेसिफिक हो नहीं सकता, बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन एट अ टाइम। इसलिए कि जब ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही होती है तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को फोकस किया जाता है, नॉट ऑल। क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं वेदर की बात करूं तो वेदर की एग्जांपल जो अभी मैंने दी है दैट इज ऑलरेडी स्पेसिफिक फॉर द ऑल, लेकिन वो सारों के लिए बराबर होगा ना। फिर तो हम बात कर रहे होते हैं एक इदारे की, क्योंकि हम जब भी किसी कंटेंट को पढ़ रहे होते हैं एक इदारे के कंटेंट से पढ़ते हैं, और एक इदारे का अपना एक बिजनेस वैल्यूज होती है, अपने बिजनेस वर्किंग होती है। मैंने इसके ना बच्चे वो ठीक है, अर्ज कर रहा हूं कि इफ वन ऑर्गेनाइजेशन आर बीइंग यूज्ड फॉर मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज प्राइमरी, बिकॉज इफ द इंफॉर्मेशन बीइंग यूज्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। वरना इस तरह तो दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन, अब मैं आपसे कहता हूं कि मेरे इदारे ने दराज है, उसने अपनी प्रोडक्ट बनाई है और वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, जो वो खरीदना चाहे वही उसको खरीदेगा, नो डाउट। लेकिन क्या एक से ज़्यादा इदारे के लोग खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते? तो उसको प्राइमरी नहीं कह सकते हम,
इसलिए प्राइमरी कहेंगे जो सिर्फ किसी एक इदारे के लिए है। और ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई एक ही चीज़ किसी एक इदारे के लिए पॉजिटिव होती है, दूसरे इदारे के लिए नेगेटिव। मैं इसकी मिसाल दे देता हूं आपको। आपने PRC 5 में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था मुख्तलिफ तरह के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, याद है नहीं बच्चे कुछ? तो हमने कहा था वहां पर एक मेथड होता है सिक्योर फाइनेंस एंड अनसिक्योर फाइनेंस, याद है नहीं कुछ? अगर कोलैटरल के साथ उधार लिया जाए तो सिक्योर फाइनेंस होता है, कोलैटरल के बगैर अगर मैं सिक्योर फाइनेंस की बात करूं तो एक को फायदा एक को नुकसान है। जी भाई, मैंने सिक्योर फाइनेंस लिया, मैंने अपना एक एसेट आपके हवाले किया और आपसे उधार ले लिया, मुझे बताइए अब मैं रिस्क पे हूं कि नहीं हूं? आई एम एट रिस्क। अगर मैं वापस ना कर सका तो आप मेरे उस कोलैटरल को बेचकर अपने पैसे पूरे करेंगे, मुझे नुकसान हो जाएगा। लेकिन मैं इसको रिवर्स करूं तो आपको क्या हो रहा है? आप तो सिक्योर हो गए हैं। यू आर सिक्योर, आई एम अनसिक्योर। आपको फायदा, मुझे नुकसान। मैं इसको उल्टा कर देता हूं, अनसिक्योर लोन। अब आप प्रॉब्लम में है, अगर मैं ना दे सका और बाद में क्या होगा? अदालतों के चक्कर ही होंगे ना। आपको आज के पैसे 6 महीने के बाद, हो सकता है 6 साल के बाद मिले। प्रॉब्लम में तो आ गए ना आप। मुझे क्या हो गया? फायदा। आपको क्या हो गया? इसलिए ये बात याद रखनी है, हम हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन को सामने रखते हैं। जब एक ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करेंगे तो जवाब बनेगा, वरना ये कभी भी आपस में 4-6 ऑर्गेनाइजेशनों के मजमूए की बात करेंगे तो दैट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट। अब चलते हैं इससे अगले लेवल के ऊपर। अब आपके सामने मैंने अर्ज की थी कि चूंकि ये आप इन डेप्थ में नहीं जा रहे, आपको एक बुनियादी चीज़ों पर लेके चलते हैं। अब मैं कहता हूं गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के 4 इदारे हैं, गवर्नमेंट ने एक बहुत हाई लेवल का एक सीक्रेट प्लान बनाया है, वो सिर्फ उन 4 इदारों को साथ शेयर हुआ है। क्या ये प्राइमरी है कि नहीं? यस है प्राइमरी। लेकिन अब आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। मैंने अर्ज किया आप इतनी बुनियादों पर नहीं जाएंगे, ये बहुत मुश्किलात में फंस जाएगा। इसलिए एज पर योर एग्जामिनेशन, वन ऑर्गेनाइजेशन, वन स्पेसिफिक डाटा इज कॉल्ड प्राइमरी एंड द डाटा इज विच इज बीइंग यूज्ड बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। बस ये है आपकी दुनिया। ये बात याद रहेगी। मैंने बताया था कि मैं जब बात करूंगा तो आप कंफ्यूज जरूर होंगे, इसलिए कि चीजें बहुत ज्यादा आपस में आगे जाके दुनिया की हर चीज आपस में यूं करके मिल जाती है। अगर आपको PRC 5 का चैप्टर नंबर 3 याद है तो मैंने वहां बताया था हर चीज सेंट्रलाइज होती है, वो डिसेंट्रलाइज भी होती है। जो डिसेंट्रलाइज होती है वो सेंट्रलाइज भी हो सकती है। ये इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट है कि हर चीज को हर जगह नहीं लिखा जा सकता। वहां याद कीजिए कैसे पढ़ा था, हमने कहा था टॉप मैनेजमेंट सेंट्रलाइज, मिडिल और लो मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज। इसी बुनियाद पे पेपर आता है। तो इसलिए आपने अपने पेपर की हदूद याद रखनी है। अपने पेपर की हदूद से बाहर जाएंगे, मेरे लिए तो मुश्किल नहीं होगा, आप फंस जाएंगे। क्योंकि जब आप आगे एग्जाम्पल पुट नहीं कर पाएंगे, एग्जामिनर को समझ नहीं आएगी, वो आपके मार्क्स आपको सही तरीके से प्रोवाइड नहीं करेगा। ऑल ऑफ यू ले बच्चे, काम का आगाज करते हैं। थ्योरी के चंद एक सत्र जरूर पढ़ेंगे। व्हाट इज द राइट कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा in the context of business organization? The data refer to the raw fact, statistics and information collected during the। मैंने यहां आज आते सबसे पहले यहां पढ़ाया था कि हर बिजनेस एक्टिविटी के पीछे क्या होता है? डाटा। आप परचेज कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं मेरी आज बड़ी खूबसूरत ऐड आई है फेसबुक पे, देखी है आपने? तो मैं चूंकि बिजनेस के एंगल से पढ़ रहा हूं तो ये मार्केटिंग है। आप IT के लोग होंगे, आप कहेंगे यार डाटा ही तो है ना, वहां पर आपने एक तस्वीर लगाई हुई है, वो तस्वीर भी एक डाटा है। आप कहेंगे वहां आपने ये लिखा हुआ है कि मेरी प्रोडक्ट की प्राइस ये है, वो भी डाटा है। बात समझ आ रही? तो याद रखिए उस मार्केटिंग की एड के अंदर भी क्या चीज है? इंफॉर्मेशन या डाटा। तो नेक्स्ट वन इज इट कैन इंक्लूड कस्टमर डिटेल, सेल फिगर, फाइनेंशियल डाटा, website traffic and other metrics used to measure and record various business activities. All of you, ये बच्चे याद रखें, ये कोई स्लाइड एक्स्ट्रा से नहीं है। जिनके पास किताब है वो देख सकते हैं, किताब में एज इट इज लिखा हुआ है। मैंने किताब से उसी तरह ही कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। बस फर्क इतना होगा, मेरे पास स्लाइड की शक्ल में होगा, आपके पास पेज की शक्ल में होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वहां भी होगी जी। यूज फॉर डिसीजन मेकिंग आफ्टर एनालिसिस एंड इंटरप्रेटेड प्रॉपरली, यानी उसके इस्तेमाल के बाद उसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल दे देता हूं, आज सारे दिन की सेल हुई, तो क्या सारे दिन के वोचर आपके पास है कि नहीं? है ना, आज सारे दिन के वोचर, तो वो डाटा ही है ना बच्चे। लेकिन एनालिसिस क्या है? कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा बिकी, कितनी प्राइस के वोचर ज्यादा है,
यानी रेंज डिसाइड कर सकते हैं कि आज सारा दिन में 10,000 से लेके 20,000 तक के वोचर ज़्यादा हैं, 20,000 से लेके 30,000 तक के वोचर ज़्यादा हैं, या 10,000 से कम के वोचर ज़्यादा हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि आपका कस्टमर आपके पास किस प्राइस पे ज़्यादा बाइंग करता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे इदारे में ज़्यादा वोचर 1 रुपये से लेके 1,000 रुपये तक है, इसका मकसद है कि आपकी कंपनी में आपके पास जो ज़्यादा बिकने वाली चीज़ें हैं वो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वही ज़्यादा बिकेंगी, वही आप ज़्यादा रखेंगे तो आपकी सेल बढ़ेगी। लेकिन आपने होम अप्लायंसेस भी रखी हुई हैं, गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं और उनकी सेल भी कम है, तो मेरा नहीं ख्याल आप दोबारा अपनी अगली मरतबा वेयर हाउस में इतनी बाइंग करके अपने पैसे को ब्लॉक करेंगे। कोई बात समझ में आई? तो डाटा की वजह से मैंने बिजनेस करना है। डाटा भी एक मनी है, पैसा है। इस डाटा को मैं जितना बेहतर तरीके से यूटिलाइज करूंगा मैं उतना अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूं। जिस तरह आप एक अकाउंटेंट हैं, आप जितने अच्छे अंदाज से अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन और डाटा को यूटिलाइज करके रिपोर्टिंग करते हैं, आप उतने प्रोफेशनल अकाउंटेंट लगते हैं, आप उतने अच्छे प्रोफेशनल अकाउंटेंट कहलाते हैं। उसी तरह अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं डाटा का सही तरीके से एनालिसिस कर लूं तो मैं एक प्रोफेशनल डाटा एनालिस्ट कहलाऊंगा, जिसकी बुनियाद पर मैं बहुत अच्छे अंदाज से बिजनेस को फ़ायदे पहुंचा सकता हूं। जी बच्चे, लेट्स एग्जांपल, हाउ वुड यू गेट इन टच विद अ लिस्ट ऑफ द टॉप कस्टमर हु रेगुलरली बाय फ्रॉम योर कंपनी? क्या ये सवाल बनता है कि नहीं बनता? अब ये मुझे कैसे मालूम होगा कि मेरा कौन सा कस्टमर रोजाना आता है? मैं तो सिर्फ सेल देख रहा हूं, रोजाना सेल 2 करोड़, रोजाना सेल 2 करोड़, बहुत खुश हूं ना, 2 करोड़ रुपए की सेल रोजाना हो रही है। लेकिन बच्चे, बीइंग अ बिजनेसमैन मुझे पता होना चाहिए कौन सा कस्टमर रेगुलर आ रहा है, कौन सा कस्टमर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर रहा है। जो ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर रहा है, क्या वो बार बार आ रहा है कि एक ही मरतबा आया था? क्या ये सारे एनालिसिस है कि नहीं है? ये सारा का सारा डाटा है, और जिसके पास जितनी इंफॉर्मेशन और मालूमात ज्यादा है वो उतना अच्छा कामयाब बिजनेसमैन है। सो आंसर, consistently collection and the monitoring this type of data या information, your development team can make smarter decision overall regarding all aspect of your business. In return, that lead to more growth and more effective strategies. Again मैं बता दूं बच्चे, मैंने कहा था कि ये एग्जाम्पल सारी आपने रट्टे नहीं मारने। ये मैंने एग्जाम्पल दी है, आपको मुश्किल लग रही है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एग्जाम्पल दे दें कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है, तो ये मसला बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। इस पूरे चैप्टर में नहीं बल्कि पूरे कोर्स में एक लफ्ज़ दर्जनों दफा नहीं, कम से कम भी 50-60 मरतबा इस्तेमाल होगा। जरा वो लिख लें, डाटा क्वालिटी। ये बार बार आएगा, हर चैप्टर में आएगा। या डाटा इंटेग्रिटी, इन दोनों का एक ही मतलब है। इंग्लिश में इंटेग्रिटी कहते हैं सच्चाई को। तो यहां है अच्छा डाटा कौन सा होता है। यहां इंटेग्रिटी से मुराद ये है, सब लोगों ने सुनी बात, यहां इंटेग्रिटी से मुराद अच्छा है, यहां सच्चाई का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। तो आप ये बात नोट डाउन कर लीजिए, जब भी ये लफ्ज़ आएगा, मैं दोबारा बार बार क्लास में नहीं बताया करूंगा, जब भी ये लफ्ज़ आएगा 4 चीज़ें आपके दिमाग में इमीडिएटली आ जानी चाहिए। 4 चीज़ें। नंबर 1, 1, 2, 3 एंड 4। नंबर 1, एक्यूरेट। जी, कौन सा डाटा या कौन सी डाटा की क्वालिटी क्वालिटेटिव डाटा कहलाती है? जो डाटा एक्यूरेट होता है। दूसरा, कंप्लीट होता है। क्या ख्याल है बच्चे, मैं आपको उम्दा अंदाज से पढ़ाऊं, 17 में से सिर्फ 15 चैप्टर पढ़ाऊं, बाकी मैं को 2 आप पढ़ लें, तो क्या इसको आप डाटा क्वालिटी कहेंगे? आप ये नहीं कहेंगे आपको मेरे वो 15 चैप्टर याद नहीं रहने, जो मैंने 2 नहीं पढ़ाए वो याद रहने आपको। इसके बाद आपने कहना कि ये 2, ओ बात ठीक है। पंजाबी में इसका एक पूरा मुहावरा है, हसायदा नाम नहीं रवायदा नाम है। आप किसी को 100 दफ़ा हंसाएं, 1 दफ़ा रुलाएं, वो रुलाना उसको याद रहेगा आपका कि उन्होंने मैंने 1 दफ़ा रवाया सी। ओके, तो एक्यूरेट, डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, डाटा कंप्लीट होना चाहिए, डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए।
बड़े व्हाट इज कंसिस्टेंसी, ध्यान सुने, ध्यान से, व्हाट इज कंसिस्टेंसी, वही डाटा एक जगह पर लिखा था उसी तरह का डाटा दूसरी जगह लिखा, दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल दूं आपको बच्चे, आपका मीजान बैंक के अंदर, मीजान बैंक की ब्रांच गार्डन टाउन और मीजान बैंक की दूसरी ब्रांच फैसल टाउन, लकीली अल्लाह ताला ने आपको बहुत पैसे दिए, दोनों में आपने अकाउंट खुलवा लिए। यहां आपका नाम लिखा हुआ है एम अली खान और यहां लिखा हुआ है अली खान, और सॉरी आई एम सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक कर रही है, एम अली खान एंड अली खान। याद रखिए कंप्यूटर की दुनिया में ये दोनों लोग अलग हैं, इसलिए कंप्यूटर एक एक डॉट पे खेलता है, एक एक लफ्ज़ पे खेलता है। ये इनकंसिस्टेंट डाटा है। कौन सा डाटा है? इनकंसिस्टेंट डाटा, दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए। आप में से रिसेंटली जो लोग आजकल में किसी ने अपना शनाख्ती कार्ड बनवाया हो या अपना जो है वो, क्योंकि नादरा के जो पुराना सिस्टम था उसमें नाम आपका कुछ और हुआ और इसमें तो नाम कुछ और हुआ, आपका शनाख्ती कार्ड कभी नहीं बनाएगा। वो आपसे कहेगा जनाब पहले ये जाएं फॉर्म लेके अपने काउंसलर के पास जाएं और काउंसलर से साइन करवा के लें। क्या वही हालत गलती होने की है? उन्हीं ने आपका नाम गलत लिखा हुआ है, लेकिन वो कहते नहीं भाई हमारे सिस्टम की मजबूरी है, आपको ये मॉडिफिकेशन अपने काउंसलर से जाके हमें वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। मोहल्ले काउंसलर पर साइन करेगा तो आपका डाटा चेंज होगा, वरना वो डाटा चेंज नहीं करेगा। हर जगह आपका डाटा, पाकिस्तान में तो लोगों का मिजाज बड़ा मुख्तलिफ है कि यहाँ पर एक डिपार्टमेंट कुछ और नाम से लिख रहा है, एक डिपार्टमेंट, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के पास जगह ही नहीं है, उनके पास जगह इतनी सी है, वो वहाँ पर लिखेगा मोहम्मद अशरफ रहमान और एक में लिखेगा एम अशरफ रहमान, इन दोनों में फ़र्क है। वो कहता है नहीं पूरे स्पेलिंग के साथ पूरा होना चाहिए। अब बात समझ आई, ये कंसिस्टेंसी है। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? डाटा शुड रिमेन सेम वेयर एवर द डाटा इज स्टोर्ड। जहां भी डाटा स्टोर्ड है सब जगह सेम होना चाहिए। वो 10 जगह है, 20 जगह है, 50 जगह है, 100 जगह लिखा हुआ है, सब जगह सेम स्पेलिंग के साथ, सेम वर्डिंग के साथ, सेम चीजों के साथ होना चाहिए। इसे कंसिस्टेंसी कहते हैं डाटा के लिहाज से। एंड द लास्ट वन, रिलायबल। मुझे रिलायबल का ताल्लुक किसके साथ होता है? सोर्स के साथ। यानी जहां से वो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है वो जगह रिलायबल होनी चाहिए। एक बात बताइए, यू आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर मैं आपसे कहूं हमारा कुछ डाटा नेट पे पड़ा हुआ है जो हमारी वेबसाइट पे हमारा कस्टमर एंटर करता है, आप कभी उस डाटा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप कहेंगे जो आपके इदारे ने डाटा कलेक्ट किया सिर्फ वो दिखाएं मुझे, मैं सिर्फ उसकी जिम्मेदारी में शामिल हूं, वो डाटा मेरी जिम्मेदारी में शामिल नहीं है। क्या ख्याल है बच्चे? मैं आपको डाटा पढ़ा रहा हूं, ये बहुत बड़ी दुनिया है, आई कैप ने आपको इतना सा पढ़ाना है, तो क्या ख्याल है आप नेट से अगर ये डाटा डाउनलोड करेंगे तो क्या आपके आई कैप के पेपर के रिलायबल होगा? कभी रिलायबल नहीं होगा। आपको नहीं पता कि आपके आई कैप ने कितनी बाउंड्री में रहना है, ये आपको टीचर ने बताना है। जिस भी टीचर से आप पढ़ेंगे वो बताएगा कि इस बाउंड्री के अंदर रहना है, इससे बाहर नहीं जाना। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था PRC 1 के अंदर चैप्टर नंबर 1 में मिशन का ताल्लुक सिर्फ किससे था? करंट के साथ, और विजन का ताल्लुक हमने इससे आगे नहीं जाना मिशन, वरना अब ये आप इंशाल्लाह जब कैफ में जाकर विजन मिशन पढ़ेंगे आपकी तबीयत खुश.com हो जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। इसलिए कि वहाँ लेवल वो था, टीचर ने आपको बता दिया बस इतना पढ़ना है, इससे आगे नहीं जाना। लेकिन अब जब आप कैफ में पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत बड़ी दुनिया की बातें बताएगा। ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।